हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात आपको सफल बनाने में लग जाती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि लक्ष्य तय करके ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब सोच ऊंची हो और नजर सकारात्मक, तब हर मुश्किल भी रास्ता बन जाती है। बस खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं बहुत ही जबरदस्त 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और जितने भी मेरे फ्रेंड्स है जो वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, इससे हमें जो एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है 5 मार्च 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ईवीएस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लास पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? फ्रेंड्स, परिवार और रिश्तेदार, पौधे, आश्रय, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या पूछा है? ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है बोले। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ईवीएस व्यापक विषयों के अंतर्गत जो व्यापक में पूछे जाते हैं, उन विषयों के अंतर्गत जो परिवार और रिश्तेदार भी है, आश्रय, चीजें जो हम बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लांट्स। करेक्ट आंसर क्यों चलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, जैसे कि हम क्वेश्चंस देखेंगे और शॉर्ट में उस क्वेश्चन का डिटेल की ओर भी नजर डालेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी द्वारा जो सुझाए गए ईवीएस के 6 व्यापक विषय है, कौन कौन से अब देखते हैं। परिवार और रिश्तेदार, जैसे कि हमारे ऑप्शन में आया था फ्रेंड्स भोजन। आश्रय, ये आश्रय भी था फ्रेंड्स, भोजन भी। भोजन नहीं था फ्रेंड्स, जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन, तो ये तो जो ईवीएस के व्यापक विषय के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, फैमिली और आश्रय और चीजें जो हम बनाते हैं, लेकिन पौधे नहीं आते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से जो व्यापक विषय के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, परिवार और रिश्तेदार आते हैं, फूड, आश्रय, वाटर, ट्रेवल और चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये 6 व्यापक विषय है फ्रेंड्स, जो कि ईवीएस के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पौधे एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसे मुख्य विषय के रूप में नहीं बल्कि उप विषय के रूप में पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। पौधे के बारे में है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ईवीएस में जो थीम आधारित शिक्षण अपनाए जाते हैं ईवीएस में, और पौधे मुख्य विषय नहीं बल्कि विषय वस्तु का हिस्सा है फ्रेंड्स। जो पौधे है वो मुख्य विषय नहीं है, बल्कि क्या है फ्रेंड्स, विषय वस्तु का एक पार्ट है। यह प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन का डिटेल देखा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो भी फ्रेंड्स है जो वर्ग 3 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, और डिटेल भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या आ गया फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन? पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है फ्रेंड्स, एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है, इस टाइप से, या फिर नई पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज परिभाषित किया है, किस टाइप से? अलग अलग टाइप दिया है फ्रेंड्स, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान के अध्ययन पर, या फिर सम्मिलित रूप से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, ईवीएस को जो परिभाषित किया गया है फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन को एक बहुविषयक, एक मतलब पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे विषय के अंतर्गत शैक्षणिक क्षेत्र को पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है फ्रेंड्स। तो ये ईवीएस अध्ययन को डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। एक आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। ईवीएस एक बहुविषयक, जैसे कि बहुत सारे विषय हैं फ्रेंड्स ईवीएस के अंतर्गत, जो भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ईवीएस में विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि विषयों का समावेश होता है फ्रेंड्स ईवीएस के अंतर्गत, और इसका जो उद्देश्य है बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, और यह शिक्षण का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है फ्रेंड्स ईवीएस। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक गैर जलवायु कारक है फ्रेंड्स, जो एक गैर जलवायु कारक है, क्या है फ्रेंड्स जलवायु कारक? प्रेशर, आर्द्रता,
नमी या फिर भूमि अवक्रमण। तो फ्रेंड्स ये जो गैर जलवायु कारक है, गैर जलवायु कारक है, तो कौन सा है फ्रेंड्स? लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि अवक्रमण। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। फ्रेंड्स गैर जलवायु कारक जो है नॉन क्लिमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो जलवायु तंत्र का हिस्सा नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये जो गैर जलवायु कारक जो होते हैं ये किसके जलवायु तंत्र के हिस्सा नहीं होते, लेकिन पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। भूमि अवक्रमण एक ऐसा मानवीय एवं भौगोलिक क्रिया है जो कि जलवायु से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स जलवायु कारकों में जो है टेम्परेचर, नमी, दाब, वायु आदि आते हैं, लेकिन ये जो है गैर जलवायु कारक नहीं आता। फ्रेंड्स भूमि अवनयन भूमि की गुणवत्ता पर गिरावट लाती है। फ्रेंड्स यह प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का मुख्य कारण है, गैर जलवायु कारक। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास पारिस्थितिक तंत्र पर जो इकोसिस्टम है। फ्रेंड्स इकोसिस्टम पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सही है? क्या पूछा फ्रेंड्स? इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम पर जो मानवीय गतिविधियां हैं, गतिविधियों के कारण इकोसिस्टम में प्रभाव के बारे में, यानी कि जो मानव की जो गतिविधियां उसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित तो कौन सी जो गतिविधि है, एक्टिविटी जो है, कौन सी एक्टिविटी सही है? फ्रेंड्स भूजल का हिस्सा, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना, प्रदूषण कम करना। तो फ्रेंड्स भूजल का ह्रास मतलब कि जो मानव है उनकी जो गतिविधियों के कारण इकोसिस्टम को यानी नुकसान हो रहा या उन्हें प्रभावित हो रहा है, तो वो कौन सा सही ऑप्शन है ये पूछा था फ्रेंड्स। तो भूजल का ह्रास। अब देखते हैं फ्रेंड्स भूजल क्या है। भूजल यानी भू यानी भूमि और जल यानी पानी। जैसे कि जल के माध्यम से भूमि का ह्रास होता है, यानी भूमि कट के, जैसे कि बाढ़ आ गया, नदी पूर आ गया, तो पानी बहाकर यानी मिट्टी को बहाकर ले जाता है, तो ये होता है फ्रेंड्स भूजल का ह्रास, यानी मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी बहकर चली जाती है फ्रेंड्स नदियों के पानी के माध्यम से। तो फ्रेंड्स मानव गतिविधियों के कारण मानव जो गतिविधियां उनके कारण इकोसिस्टम पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि अत्यधिक दोहन के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, भूजल का ह्रास। और फ्रेंड्स जैसे कि बहुत सारी गतिविधियां जो मानव करता है उनके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम को बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर में गिरावट आ जाती है, और जैसे कि ज्यादा पेड़ पौधों को काटने की वजह से भी भूजल जो स्तर है, स्तर में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाती है। औद्योगिकरण और शहरीकरण से प्रदूषण में वृद्धि होती है, जैसे कि उद्योग से ज्यादा कचरा निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, शहरों से ज्यादा प्रदूषण में मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। फ्रेंड्स वनों की कटाई से पारिस्थितिक संतुलन बदल जाता है या बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स जैसे कि वनों की कटाई हो रही तो बारिश का जैसे कि टाइम रहता तब बारिश नहीं होती, चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। तो जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसका जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए भूजल का ह्रास एक सटीक गतिविधि है जो कि मानव गतिविधि के प्रभाव को दर्शाती है। फ्रेंड्स मानव गतिविधियां जो है पर्यावरणीय असंतुलन का मुख्य कारण है फ्रेंड्स। और भूजल का ह्रास एक गंभीर वैश्विक समस्या है। अगर भूजल का ह्रास ऐसे ही होता रहा तो जैसे विश्व की बहुत बड़ी समस्या है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये CT8 में भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ये जो हमने क्वेश्चन देखा ना, इकोसिस्टम पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में कौन सी गतिविधि सही है पूछा था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन CT8 में भी पूछा है फ्रेंड्स, CTET में। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से किसके अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है? किसके अकॉर्डिंग? वैल्यू के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग या फिर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग? तो फ्रेंड्स जैसे कि वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो किसके अकॉर्डिंग? फ्रेंड्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वैल्यू के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स वायुमंडल में गैस का जो अनुपात होता है आमतौर पर उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग
दिया जाता है। नाइट्रोजन 78 से 79% है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है 20 से 21% है। यह अनुपात वायुमंडल की ऊपरी सतह तक समान रहता है। गैसों का जो प्रतिशत है आयतन के अनुसार बताया जाता है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, और भार या फिर घनत्व के अनुसार नहीं। तो गैसों का जो प्रतिशत, अब गैसी है फ्रेंड्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो गैसों की जो प्रतिशत वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है, ना कि घनत्व या भार के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य है जो जंगल का नहीं है फ्रेंड्स? सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। क्या पूछा फ्रेंड्स? जंगल के कार्य नहीं है, नेगेटिव पूछा फ्रेंड्स। स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना, ध्वनि प्रदूषण को कम करना। तो फ्रेंड्स जंगल का जो काम है वो मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, स्थानीय टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ध्वनि प्रदूषण को भी कम करता है, सतह से वर्षा तक जल के प्रवाह को कम करना। तो फ्रेंड्स क्या पूछा है कि जंगल का कार्य नहीं है। तो जंगल का कार्य जो है फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण को कम करना, ये जंगल का काम नहीं है फ्रेंड्स। सतह से वर्षा जल के प्रवाह को कम करता है, जैसे पानी बह रहा है ना, तो इसके जो प्रभाव को जो पेड़ पौधे जंगल है उसे कम करते, पेड़ पौधे की वजह से जो स्पीड है, प्रवाह है, वो कम हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये भी जंगल का काम है। और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है फ्रेंड्स, पेड़ पौधे की वजह से मिट्टी कटाव कम होता है। स्थानीय टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है फ्रेंड्स। तो ये जो जंगल का काम नहीं पूछा था फ्रेंड्स, तो ध्वनि प्रदूषण कम करना ये जंगल का काम नहीं है, यानी पेड़ पौधों की वजह से ध्वनि प्रदूषण कम नहीं होता फ्रेंड्स। जंगल कई पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि जल को संरक्षित करते हैं और मिट्टी अपरदन को रोकने का काम करते हैं, मिट्टी को कटाव से बचाते हैं, जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। और लेकिन ध्वनि प्रदूषण को कम करना जंगल का सीधा कार्य नहीं है, यद्यपि कुछ हद तक शोर अवरोध के रूप में काम कर सकता है फ्रेंड्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है जल, मृदा और टेम्परेचर को संतुलित करने में भी हेल्प करता है फ्रेंड्स। ध्वनि प्रदूषण पर इसका प्रभाव सीमित रहता है। तो ये थे फ्रेंड्स, हमने देखा वन के बारे में। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। क्या पूछा फ्रेंड्स हमसे कि गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, ये पूछा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो गैसीय भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो फ्रेंड्स जलवायु चक्र है, कार्बन चक्र भी है, फास्फोरस चक्र जो है ये नहीं है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। करेक्ट आंसर सी। ऑक्सीजन चक्र ये जैव भू रासायनिक चक्र है फ्रेंड्स, जलवायु चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र, लेकिन नहीं है पूछा तो फ्रेंड्स फास्फोरस जो चक्र है ये जैविक भू रासायनिक चक्र नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। फ्रेंड्स गैसीय चक्र वे होते हैं जिनमें तत्व वायुमंडल में गैस के रूप में चक्रित होते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि गैसीय चक्र की बात करें तो वे तत्व होते हैं जो वायुमंडल में गैस के रूप में चक्रित होते हैं, रिसाइकल सर्कल बनाते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि कार्बन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र, ये वायुमंडल गैस के रूप में चक्रित होते हैं। और फास्फोरस चक्र जो है मुख्यतः भूमि और जल में होता है। तो ये जो वायुमंडल में होते हैं तीनों चक्र, और ये जो फास्फोरस चक्र ये मुख्यतः कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? भूमि और जल में होता है। यह वायुमंडल में गैसीय रूप में नहीं होता है, तो ये वायुमंडल में नहीं होता फास्फोरस चक्र, ये जल और भूमि में होता है। गैसीय चक्रों में गैस वायुमंडल में शामिल होता है फ्रेंड्स, और फास्फोरस चक्र स्थलीय चक्र है, यानी जमीन पर या जल में होता है। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, चंगप्पा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार का। फ्रेंड्स ध्यान से इसको सुनना है आपको, क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? चंगप्पा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है फ्रेंड्स। कहाँ पर? चंगप्पा ये जनजाति है, और कहाँ पर रहने वाली फ्रेंड्स? तो पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है, शंकु के आकार का। शंकु के आकार का यानी इस टाइप का फ्रेंड्स, शंकु के आकार का, ये शंकु है फ्रेंड्स। शंकु के आकार का आकार के तंबू में रहती है, जिसे याक के बाल, एक याक एनिमल है फ्रेंड्स, याक के बाल से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है, और 9 डंडों से, कितने डंडों से फ्रेंड्स? 9 डंडों से, 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 डंडों से बांधा जाता है फ्रेंड्स। फिर करीब 2 फीट, कितने फीट फ्रेंड्स, करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उन्हें तंबू, उनके जो तंबू को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स उसे रेम्बो या फिर इस तंबू को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो रेम्बो या चांग थंग या तासी या झूले। तो फ्रेंड्स इस तंबू को जो है चंगप्पा जो जनजाति है इस तंबू का यूज करते हैं, तो उस तंबू को कहा जाता है फ्रेंड्स रेबो। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? रेबो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चंगप्पा जनजाति लद्दाख की पर्वतीय, कहां पर फ्रेंड्स? लद्दाख की पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। रेबो नामक पारंपरिक तंबू का उपयोग करती है। यह तंबू याक के बालों से बुना जाता है, यानी बुना होता है और ठंड से बचाव के लिए मजबूत होता है और इसे 9 खंभों से बांधा जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चंगप्पा जनजाति खाना बदोश होती है, खाना बदोश होती है और रेबो डंडे मौसम के अकॉर्डिंग अनुकूलित तंबू है, मौसम के अनुसार ये तंबू बनाते हैं फ्रेंड्स। ठंड के समय इस तंबू का यूज करती है जनजाति, चंगप्पा जनजाति। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि चंगप्पा अपनी भेड़ बकरी को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? जहाँ पे जो चंगप्पा जनजाति को जो भेड़ बकरियां रहती है उनके, जहाँ उनका जो तंबू बना रहता है उसके साइड में जो रहते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? छप्पर, घाटी, लेक, सेका। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? से कहा जाता है फ्रेंड्स लेक। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? लेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब फ्रेंड्स लेक की बात करें तो लेक वह स्थान है जहां पर चंगप्पा अपनी भेड़ बकरियों और योग को रखते हैं। यह स्थायी बाड़े जैसा होता है जिसे वे अपने डेरे के पास बनाते हैं, यानी इनके लिए भेड़ बकरी और योग को रहने के लिए जो स्थान बनाते हैं उसे कहा जाता है फ्रेंड्स लेक। लेक शब्द जो है विशेष रूप से लद्दाख और चंगप्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। यह स्थानीय पारिस्थितिकी ज्ञान को दर्शाता है। तो ये थे फ्रेंड्स, हमने देखा चंगप्पा जनजाति और उनकी जो भेड़ बकरी है, याक है, वो कहाँ पर रखते हैं। तो इस स्थान को जहाँ पर भेड़ बकरी रहते हैं उस स्थान को कहा जाता है फ्रेंड्स लेक। और उनके जो तंबू है उसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो तंबू को जो जिस नाम से जाना जाता है उस तंबू को रेबो कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको बहुत ही अच्छे से इन्हें याद रखना है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते। कहाँ की बात हो रही है फ्रेंड्स? श्रीनगर की, यानी जम्मू कश्मीर की। कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों वाले घर की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? बोट हाउस, डोगा, हथबंद या तालाब घरी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स डोंगा। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डोंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स डोंगा की बात करें तो डोंगा जो है फ्रेंड्स एक प्रकार की पारंपरिक नावनुमा यानी नाव के जैसा रिहायशी संरचना है फ्रेंड्स, जो कश्मीरी डल झील और झेलम नदी में तैरती है। घर के जैसा यानी नाव जैसा बना हुआ होता है फ्रेंड्स, और जिसमें रूम होते हैं। यह नाव अंदर से कमरों में विभाजित होता है और एक स्थानीय घर जैसा अनुभव देता है फ्रेंड्स। उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डोंगा का प्रयोग आमतौर पर गरीब परिवार करते हैं जो झील पर ही रहते हैं। बोट हाउस पर्यटकों के लिए है, जबकि डोंगा में स्थानीय लोग रहते हैं। यह सांस्कृतिक विविधता और प्रेरण। तो फ्रेंड्स ये जो डोंगा में जो रहते हैं वो लोग स्थानीय जहाँ जो पहले से रहते हैं श्रीनगर में वो लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स इसका। और जो पर्यटक लोग होते हैं वो बोट हाउस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। बोट हाउस का यूज जो कौन करते हैं? जो पर्यटक जाते हैं उनके लिए, और डोंगा का यूज जो स्थानीय लोग रहते हैं उनके लिए यूज होता है फ्रेंड्स बोट हाउस। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाता है? विरासत परिषद, धनुषाकार, कोरबेल्ड, इच्छुक विरासत। तो फ्रेंड्स जो कोई भी स्थान के किसी ऐतिहासिक या स्थापत्य या सांस्कृतिक के संरक्षण की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है विरासत परिषद। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विरासत परिषद। अब बात करते हैं फ्रेंड्स विरासत परिषद क्या है।
विरासत परिषद वे क्षेत्र होते हैं जहां पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या स्थापत्य महत्व के स्थल होते हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें विशेष देखरेख में रखा जाता है फ्रेंड्स। जैसे विरासत परिषद की बात करें तो विरासत परिषद में स्मारक आ जाते हैं, इमारतें, गलियां आदि शामिल हो सकती है। यह सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में INTACH का पूरा नाम पूछा है फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो है इन टेज का जो फुल फॉर्म है वो है फ्रेंड्स नेशनल, या क्या है पूछा है फ्रेंड्स, तो नेशनल इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज है, या फिर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कॉर्पोरेटिव हेरिटेज है, या फिर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्किटेक्चर एंड कैलीग्राफिक हेरिटेज है, या फिर इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल कैमुलेटिव हेरिटेज है। तो फ्रेंड्स ये आई से क्या होगा फ्रेंड्स इंडियन, एन से नेशनल, टी से ट्रस्ट, फॉर ए से आर्ट एंड सी से हो गया फ्रेंड्स कल्चरल एंड हेरिटेज। तो ये जो इन टेज का जो फुल फॉर्म है वो है फ्रेंड्स नेशनल इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अब देखते हैं फ्रेंड्स इन टेज की जो स्थापना है भारत में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी, और यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो लोगों को ऐतिहासिक स्थलों और परंपराओं के प्रति जागरूक करता है फ्रेंड्स। और जो इसकी स्थापना है फ्रेंड्स 1984 को हुई थी, और हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में अग्रणी संस्था है फ्रेंड्स, अग्रणी संस्था है। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया गया है फ्रेंड्स? कौन सा कार्यक्रम है और कब शुरू किया गया है? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छ कार्यक्रम 1986 है, या फिर नेशनल वुमेन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन in 1987, टोटल सैनिटेशन कैंपेनिंग प्रोग्राम 1990, नेशनल रूरल डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन प्रोग्राम 1988। तो फ्रेंड्स ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महिलाओं को गोपनीय और सम्मान प्रदान करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया है वो कार्यक्रम कब शुरू किया गया है और कौन सा कार्यक्रम? तो वो कार्यक्रम है फ्रेंड्स केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है, और इसे शुरू किया गया है 1986 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। CRSP इसे शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स इसका। 1986 में शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और महिलाओं को खुले में शौच से निजात दिलाया जा सके फ्रेंड्स। RSP जो स्वच्छ जागरूकता की पहली बड़ी पहल है, महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता पर विशेष बल देता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? फ्रेंड्स 1 जनवरी 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 24 नवंबर 2014 को, या 15 अप्रैल 2014 को। तो जो प्रधानमंत्री ने स्वच्छ मिशन कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर 2014 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह स्टार्ट हुआ है, और 2 भागों में जैसे कि ग्रामीण और शहरी में, एक कदम स्वच्छता की और ये नारा दिया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, भारत सरकार द्वारा इको स्पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1953 को, 1957 को, 1960 को, या फिर 1962 को? तो फ्रेंड्स इको स्पार्क जो है, इको स्पार्क की जो स्थापना है 1962 को की गई है फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा। फ्रेंड्स इको स्पार्क की बात करें तो इंडियन नेशनल
कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की जो स्थापना है 1962 में की गई थी और इसके बाद यह संस्था विकसित होकर इसरो बनी। तो फ्रेंड्स इसरो जो पहले इसरो का जो नाम था या बोलना चाहिए इसरो का पुराने नाम की बात करें तो क्या था फ्रेंड्स, इको स्पार। क्या था फ्रेंड्स, इको स्पार। बाद में क्या हो गया इसरो, तो इको स्पार से ही इसरो विकसित हुआ है फ्रेंड्स। तो इको स्पार के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। फ्रेंड्स स्थापना में जो विक्रम साराभाई की भूमिका इंपॉर्टेंट थी इसमें, और इसका जो उद्देश्य ये था कि भारत में स्पेस प्रोग्राम की नींव रखना। पहले था फ्रेंड्स इको स्पार, अब हो गया इसरो का यानी पूर्ववर्ती संगठन, यानी पहले इसरो को इस नाम से जाना जाता था इको स्पार, अब इसरो के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि टेरल्स का पूर्ण रूप क्या है, TERLS का पूरा नाम क्या है, जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया। पूर्ववर्ती यानी जो ये इको स्पार के द्वारा गठित किया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पूरा नाम पूछा है TERLS का फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये TERLS का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। या फ्रेंड्स तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है फ्रेंड्स। तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तुम्बा, ई से हो जाएगा इक्वेटोरियल एंड आर से हो जाएगा फ्रेंड्स रॉकेट एंड एल से लॉन्चिंग, एस से सेंटर। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया फ्रेंड्स तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। फ्रेंड्स TER जो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 को हुई है तुम्बा केरल में। तो तुम्बा कहाँ पर है फ्रेंड्स, केरल में, और यह भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के कारण उपयुक्त रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है फ्रेंड्स। ये जो बात कर रहे हैं हम तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की बात करें तो ये जो लॉन्चिंग स्टेशन है किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स इको स्पार के द्वारा स्थापित किया गया है फ्रेंड्स। भारत में रॉकेट विज्ञान की शुरुआत का जो प्रतीक यही है फ्रेंड्स, इको स्पार। बाद में इसरो हो गया, यानी इको स्पार का जो नाम पहले इको स्पार था, इको स्पार, अब क्या हो गया फ्रेंड्स इसरो। इसरो का पूरा नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो सेशन है आपको मिलते रहे। अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में INTACH का पूर्ण रूप क्या है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। इसका फुल फॉर्म जो है इंडिया नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, जिससे कि हमने इसका डिटेल देख लिया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक एजेंसी डेनमार्क की है। कौन सी एजेंसी जो है डेनमार्क की है फ्रेंड्स, जैसे इससे स्पष्ट हो गया चाइना, तो चाइना की होगी फ्रेंड्स डेनमार्क। जहां पर डेनमार्क है वो डेनमार्क की एजेंसी है। तो डेनमार्क की जो एजेंसी है फ्रेंड्स DLR स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन डेनमार्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स ये जो है फ्रेंड्स ये जो है DRL ये डेनमार्क की एजेंसी नहीं है फ्रेंड्स, ये जर्मनी की एजेंसी है। जर्मनी की DRL, जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, CNSA जो है चाइना की एजेंसी है और DRL जर्मनी की, CNES फ्रेंच की और LAPAN इंडोनेशिया की है फ्रेंड्स। डेनमार्क की जो स्पेस एजेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स डॉनिश स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, DSRI है फ्रेंड्स। तो डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की जो एजेंसी है फ्रेंड्स वो है DS डेनमार्क की जो एजेंसी की बात करें हम फ्रेंड्स तो क्या है DRI
DSRI, ये किसकी एजेंसी है फ्रेंड्स? डेनमार्क की। और जो जिसकी हम बात कर रहे थे DLR, तो ये है फ्रेंड्स डेनमार्क की एजेंसी नहीं है, वो किसकी है? जर्मनी की एजेंसी फ्रेंड्स। ये जर्मनी की एजेंसी, डेनमार्क की एजेंसी है फ्रेंड्स DSRI, जिसका फुल फॉर्म हमने देखा थोड़ी देर पहले, डेनिश स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? तो भारत के जो पहले उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण का जो द्रव्यमान की बात करें फ्रेंड्स, तो द्रव्यमान क्या था? पूछा फ्रेंड्स, द्रव्यमान क्या था? जो द्रव्यमान की बात करें फ्रेंड्स, तो 360 केजी था, किलो, है ना फ्रेंड्स। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1974 को सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था, और इसका कुल प्रक्षेपण भार की बात करें तो लगभग 360 किलोग्राम था। कितना था फ्रेंड्स? 360 किलोग्राम। फ्रेंड्स आर्यभट्ट जो है लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को, और सोवियत संघ से लॉन्च हुआ था, और इसका जो भार था 360 था। वैज्ञानिक प्रयोग और डेटा संग्रह करना था इसका जो उद्देश्य था। इस उपग्रह को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि वैज्ञानिक प्रयोग और डेटा को कलेक्ट करना। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंड्स? किस ईयर में? तो फ्रेंड्स 1957 को। कब फ्रेंड्स? 1957 को। तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, जिसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने लॉन्च किया था, और यह मानव द्वारा निर्मित पहला ऐसा उपग्रह था जो पृथ्वी की कक्षा में गया था। तो पृथ्वी की कक्षा में जो पहला कौन सा उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में गया था, तो वो है फ्रेंड्स स्पुतनिक फर्स्ट। फ्रेंड्स उपग्रह का जो उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, इसे लॉन्च किया गया था जैसे कि हमने देखा 4 अक्टूबर 1950 यानी 1957 को, और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था फ्रेंड्स। ऐतिहासिक महत्व या जो आंतरिक युग की शुरुआत मानी गई थी फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन काल कितना था? 17 साल से थोड़ा अधिक, 17 साल से थोड़ा कम, 18 साल से थोड़ा कम, 18 साल से थोड़ा अधिक। तो फ्रेंड्स जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, उसका जो कक्षीय जीवन काल 17 साल से थोड़ा कम था फ्रेंड्स। कितना था? 17 साल से थोड़ा कम। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। भारत का पहला जो आर्यभट्ट जो था 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, और ये लगभग 16 वर्षों तक कक्षा में रहा, और 1992 में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर नष्ट हो गया था फ्रेंड्स। आर्यभट्ट was launched on 19 April 1975 by the सोवियत संघ। किस संघ के द्वारा लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स आर्यभट्ट? तो सोवियत संघ के द्वारा। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को, और 17 साल से थोड़ा कम समय तक रहा था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि सैटेलाइट SLV3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स S से सैटेलाइट और L से लॉन्च व्हीकल 3। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? किस साल फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 1980 को। कब फ्रेंड्स? 1980 को। SLV3 भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जिसे 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, जिसने रोहिणी 3 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स ये लॉन्च हुआ था 18 जुलाई 1980 को, और इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भारत छठा ऐसा देश बना जिसने उपग्रह लॉन्च किया था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंड्स? तो कौन सा उपग्रह जो प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंड्स? रोहिणी सैटेलाइट 2, या फिर कार्टोसैट फर्स्ट, या कार्टोसैट सेकंड, या रोहिणी सैटेलाइट 3। तो फ्रेंड्स जो है SLV3 के प्रथम सफल प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया जो उपग्रह था वो था फ्रेंड्स रोहिणी सैटेलाइट 3। कौन सा था फ्रेंड्स? रोहिणी सैटेलाइट 3। फ्रेंड्स SLV3 की पहली सफल उड़ान में 18 जुलाई 1980 को रोहिणी 3 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि कक्षा में स्थापित हुआ था। रोहिणी 3 जो कब किस सैटेलाइट द्वारा लॉन्च हुआ था? तो फ्रेंड्स ये SLV3 के द्वारा। रोहिणी जो है लॉन्च हुई थी 18 जुलाई 1980 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने पर विफल रहा? कौन सा उपग्रह है जो कक्षा पर पहुंचने पर क्या हो गया? विफल रहा, यानी
सफल नहीं रहा। फ्रेंड्स SROSS फर्स्ट या फिर SLV3DI या SROSS2C2 या फिर न्यू सेट कौन सा विफल रहा, कौन सा उपग्रह जो कक्षा में पहुंचने पर विफल रहा। फ्रेंड्स कौन सा उपग्रह है, तो फ्रेंड्स वो है SROSS फर्स्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। SROSSI उपग्रह को 1990 में प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन तकनीकी कारण से यह उपग्रह कक्षा तक नहीं पहुंच सका था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सफल रहा। रोहिणी सैटेलाइट RSD2, रोहिणी सैटेलाइट RS फर्स्ट, रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड। तो तीनों जो सैटेलाइट्स हैं फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा सफल रहा। फ्रेंड्स ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फ्रेंड्स जो मिशन सफल रहा वो थे फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड, यानी रोहिणी सैटेलाइट RSD2 और रोहिणी सैटेलाइट RS। तो ये दोनों जो सैटेलाइट ये सफल रहे। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। RS फर्स्ट और RSD2 दोनों ही सफल उपग्रह मिशन थे, जबकि RTP मिशन SLV3 के पहले प्रयास में लॉन्च हुआ और असफल रहा। अगले क्वेश्चन का नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, चंद्रयान फर्स्ट मोर्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट उपरोक्त में से किस PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। तो किसे PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट को या फिर मोर्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, नाइदर आर नॉर, यानी कि ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स कौन सा जो मिशन है उसे PSLV द्वारा PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स दोनों मिशन है, दोनों मिशन में PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को फ्रेंड्स, चंद्रयान फर्स्ट को भी और मोर्स ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। चंद्रयान फर्स्ट और PSLV C11 द्वारा 2008 में और मंगलयान को PSLV C25 द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स दोनों ही जैसे चंद्रयान फर्स्ट और मंगलयान व लॉन्च यूजिंग PSLV, दोनों में PSLV का यूज हुआ था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य है। टू बिल्ड सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड लॉन्चिंग सर्विस फॉर सैटेलाइट्स बिलोंगिंग टू कस्टमर्स, फैसिलिटीज सैटेलाइट्स बिल्डिंग थ्रू इंडिया इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का कार्य क्या है फ्रेंड्स, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फ्रेंड्स जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो कार्य है ये तीनों ही कार्य है। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा जिससे 2019 में स्थापित किया गया था और इसका कार्य उपग्रह बनाना, प्रक्षेपण सेवाएं देना और भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण को बढ़ावा देना था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसरो द्वारा मंगलयान के प्रक्षेपण के लिए उपयुक्त प्रक्षेपण यान कौन सा था। PSLV C11, PSLV C24 या फिर PSLV C23 या GSLV मार्क थर्ड। तो कौन सा था फ्रेंड्स, कौन सा प्रक्षेपण जो मंगलयान के प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त हुआ था, तो वो था फ्रेंड्स PSLV 25, PSLV C25। कौन सा था फ्रेंड्स, PSLV C25। मंगलयान को इसरो ने 5 नवंबर 2013 को PSLV C25 के माध्यम से श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था और यह भारत का पहला मंगल मिशन था और भारत ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बना। फ्रेंड्स
अगले क्वेश्चन को नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, भारत के पहले मंगल ऑर्बिटल मिशन का क्या नाम था? MOM या चंद्रयान या फिर कल्पना या फिर इनसेट। तो फ्रेंड्स जो भारत के पहले मंगल ऑर्बिटल मिशन का नाम था फ्रेंड्स MOM। क्या था फ्रेंड्स? MOM। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स MOM। भारत के पहले मंगल मिशन को मार्स ऑर्बिटल मिशन कहा गया, जिसे संक्षिप्त में MOM भी कहते हैं। इसे मंगलयान नाम से भी जाना जाता है। यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि था। अगला क्वेश्चन के अंदर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, भारत द्वारा 5 नवंबर 2013 को निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? MOM या फिर कल्पना या IRNSS या इनसेट। कौन सा था फ्रेंड्स? तो मोम था, MOM। 5 नवंबर 2013 को निम्नलिखित में से ये यानी 5 नवंबर को ये लॉन्च हुआ था फ्रेंड्स, MOM। 5 नवंबर 2013 को भारत ने मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए मंगलयान उपग्रह को प्रक्षेपित किया था और यह भारत का पहला उपग्रह मिशन था और पहले ही प्रयास में सफल हुआ फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन का चलते फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आ गया, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था? मोम, मार्स 2, मार्स 3 या फिर इनसेट D3D। कौन सा था फ्रेंड्स? तो मोम। कौन सा था फ्रेंड्स? मोम, MOM, जिसे कहा जाता है मंगलयान। भारत का पहला मंगल मिशन जो है मार्स ऑर्बिटल मिशन 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी 30 क्वेश्चंस वर्ग 3 जो 5 मार्च 2022 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के 30 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा।